अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि व्हाई चिल्ड्रन मिसबिहेव। तो इस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिसबिहेव से क्या मुराद है। लोग जो कहते हैं कि बच्चा मिसबिहेव करता है, तो उनसे हम जानते हैं कि किस तरह के रिएक्शन को, किस तरह के बिहेवियर को वो मिसबिहेव में शामिल करते हैं। कुछ पेरेंट्स के नजदीक ये होता है कि बच्चा मुकम्मल तौर से खामोश रहे, या वो किसी किस्म की एक्टिविटी ना करे, हमारे सामने कुछ बोलने की जरूरत ना करे, सहमा हुआ बैठा रहे। जब हम चाहें, जितना हम चाहें उसी तरह का वो बोले, उसी तरह की एक्टिविटी करे, तो ये मुमकिन नहीं है। बच्चा रिमोट नहीं है, या वो रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकता। और मुसलसल खामोश रहना या डरे रहना, ये उसकी किसी बीमारी को जाहिर कर रहा है, चाहे वो जहनी बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो। और अगर आपके डर की वजह से वो खामोश है, तो ये आगे चल के किसी बीमारी का सबब बन सकता है। नंबर 2 जो क्राइटेरिया पेरेंट्स के जहन में होता है वो ये कि हम अपने दौर में क्या करते थे, या हमारे पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते थे, लिहाजा हम भी बच्चों के साथ वही रवैया रखें, या हमारी एक्सपेक्टेशन भी वही हो। यह भी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहे होते हैं आज से 25 साल 30 साल पहले की। वो मुमकिन नहीं है कि वैसे ही हालात अब हों, क्योंकि दुनिया जब से बनी है और जब तक कायम रहेगी उसमें मुसलसल तब्दीलियां होती रहेंगी। इन तब्दीलियों से इनकार मुमकिन नहीं है। उस वक्त के हालात और वाकयात, कल्चर, सकाफत, फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारा लाइफ स्टाइल, सब चीजें डिफरेंट थी। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें बदल जाने के बावजूद भी लोगों के रवैये चेंज ना हो, उनकी साइकी चेंज ना हो, लोगों के जो इंटरेस्ट है वो चेंज ना हो, तो ये नामुमकिन है। लिहाजा उनको भी अपना क्राइटेरिया चेंज कर लेना चाहिए। इसी जमाने कदीम को बुनियाद बना के वो ये भी कहते हैं कि हमने भी फिजिकल पनिशमेंट बर्दाश्त की है। हमारे पेरेंट्स हमको मारते थे, टीचर मारते थे। कहावतें हुआ करती थी कि पता नहीं क्या, कि हड्डी हमारी गोश्त तुम्हारा, तो या खाल तुम्हारी। अच्छा, इसी तरीके से एक बच्चे को उसके वालिद ने मारा, तो बच्चा काफी नाराज हुआ। जब उसके वालिद ने उसको कंपनसेट करने के लिए मनाया, तो बाद में उस बच्चे ने अपने वालिद से पूछा कि क्या मेरे दादा भी आपको मारते थे? उन्होंने कहा कि यकीनन आपके दादा मुझे मारते थे और मेरे दादा मेरे वालिद को मारते थे। तो उस बच्चे ने मासूमियत से यह जवाब दिया कि खानदानी दादागिरी आखिर कब तक चलती रहेगी। तो लिहाजा जमाना एक जैसा नहीं रहता, बल्कि चेंज होता रहता है, और हमें भी उसके लिहाज से चेंज होना चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ बोलता है, या यानी कि अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, दूसरे बच्चों से लड़ाई करता है, शोर करता है, शाउटिंग करता है, चीजें तोड़ता फोड़ता है, इस तरह की कोई सिम्टम शो होती हैं, तो वो यकीनन मिसबिहेव के क्राइटेरिया में आती हैं। और उसकी हमको वजूहात भी तलाश करनी चाहिए, और वजूहात जानने के बाद सोल्यूशन की तरफ भी आना चाहिए। तो मैं अपनी राय के मुताबिक जो कॉमन मिसबिहेव होते हैं उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, या मैं अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी सोच को और जो कुछ स्टडी किया उसको मिक्स करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी वजह होती है मिसबिहेवियर की, या यही रीजन जो है वो आप कहीं पे भी गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सबसे मेन रीजन यही नजर आएगी, वो होती है अटेंशन सेकिंग। अटेंशन अपनी जानिब करने की कोशिश, अपनी जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश, चाहे वो घर में बच्चा कर रहा है या क्लासरूम में बच्चा इस तरह से कर रहा है। मसलन अगर पेरेंट्स किसी एक बच्चे के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, दूसरा बच्चा इग्नोर हो रहा है, तो लिहाजा वो अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कोई ऐसी शरारत करेगा, कुछ इस तरह से करेगा जिससे पेरेंट की तवज्जो उस जानिब जाए। या अगर क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है और एक बच्चा है जिसको वो लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, जिसकी बेस वीक है, जो उस लेक्चर से बिल्कुल लाताल्लुक है, तो लिहाजा क्या होगा कि वो तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के लिए और दूसरे जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे एप्रिसिएशन हासिल करने के लिए कोई भी शरारत कर सकता है,
मुंह नीचे करके किसी किस्म की आवाज निकाल सकता है, सीटी मार सकता है, कुछ भी इस तरह से जिससे तवज्जो उस जानिब जाए। फिर टीचर जो है वो बोर्ड की तरफ लिखना शुरू हो जाए और फिर वो इस तरह से करें। तो लिहाजा कैसे भी करके उसको तवज्जो अपनी जानिब करनी है। और जब सारी क्लास को छोड़ के आपकी तवज्जो उसकी जानिब हो जाती है तो लिहाजा उसका मकसद पूरा हो जाता है। और फिर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से क्लास को डिस्टर्ब करना। तो लिहाजा हम जो है वो इस नतीजे पे पहुंचे कि सबसे बड़ी वजह, मोर देन 80% रीजन ऑफ मिसबिहेवियर जो है वो तवज्जो हासिल करना होती है। ये इसकी पहली वजह हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो हम आगे समझेंगे। इसी तरह से और वजूहात क्या हो सकती हैं? और वजूहात में एनवायरनमेंट हो सकता है। एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि किसी भी इंसान के इर्द गिर्द की जो भी जगह है, जो लोग हैं, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो सब उसके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जो फिजिकल कंडीशन है, वहां पे गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, शोर हो रहा है, या किस तरह की फिजिकल कंडीशन है, किसी किस्म की स्मेल है, ये सब चीजें भी एनवायरनमेंट में शामिल होंगी। जिन लोगों को वो देखता है, जिन लोगों में वो रहता है, जिनसे वो बात करता है, जिनको ऑब्जर्व करता है, वो भी उसके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जो उसकी तफरीहात हैं वो भी उसके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो इस एनवायरनमेंट से वो काफी हद तक सीखता है। मिसबिहेव करना भी एनवायरनमेंट से ही सीखता है। अगर हम ये जाने कि बच्चे की सबसे पहली दर्जगाह क्या होती है, तो यकीनन आप सब लोग जानते होंगे कि बच्चे की सबसे पहली दर्जगाह उसकी माँ की गोद होती है, उसका घर होता है। घर में वो जिस तरह का रवैया देखता है, जो बातें करते हुए देखता है, जो वो सुनता है, वही उसकी सोच बन जाती है, वही ख्यालात बन जाते हैं। बच्चा उस एज में एक स्पंज की तरह से होता है, जिसको अगर आप गंदे पानी में रखेंगे तो वो गंदा पानी एब्जॉर्ब करेगा, अगर साफ पानी में रखेंगे तो साफ पानी एब्जॉर्ब करेगा। इसमें स्पंज का क्या कसूर है? इसमें तो उस पानी का है जो हमने उसको पानी मुहैया किया। इसी तरह से उस एनवायरनमेंट का है जो एनवायरनमेंट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं, तशद्दुद से पेश आते हैं, या पेरेंट या वो बच्चा जो है वो तशद्दुद देखता है, तो जो बच्चा कभी भी तशद्दुद देखेगा उसको जब कभी मौका मिलेगा वो तशद्दुद करेगा। जो कुछ माशरा इंसान को दे रहा होता है, वही शख्स जो है वो माशरे को वही रद्द-ए-अमल की शक्ल में लौटा रहा होता है, उसमें ऐड करके, इजाफा करके। तो लिहाजा कभी भी बच्चों के सामने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें जो आप चाहते हैं कि बच्चा ना सीखे। उसके सामने हम गलत जबान, गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वही जो है वो उनको आइडियलाइज करके किसी और को बोलेगा और हम उसके ऊपर तनकीद करेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपने आप को चेंज करें, बच्चों की नफ्सियात को समझें, साइकोलॉजी को समझें। साइकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ बिहेवियर, बच्चों के रवैयों को समझें कि वो क्या रवैया रखते हैं और ये किस वजह से रवैया होता है। लेकिन उससे पहले हमें अपनी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। कभी आपने गौर किया है कि हम अगर कोई मूवी देखें जो हमारी बड़ी पसंदीदा हो, कोई ड्रामा देखें, कोई कहानी पढ़ें, तो उसके खत्म होने के 5 मिनट के बाद हम खुद को उसके किसी एक कैरेक्टर जैसा समझने लग जाते हैं। जो उस ड्रामे के, मूवी के डायलॉग होते हैं वो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम किसी शख्स के साथ बातचीत करते हैं तो जो उस शख्स का रवैया होगा, जो उसके तकिया कलाम होगा, वो हमारी शख्सियत का भी हिस्सा बन जाएगा। किससे हम गुफ्तगू करते हैं तो अपनी शख्सियत की कुछ खुशियात उसमें ऐड कर रहे होते हैं और कुछ खुशियात उसकी हमारे अंदर ऐड हो रही होती है। तो लिहाजा जब हम माहौल का असर लेते हैं तो बच्चे का जहन बहुत ज्यादा कच्चा होता है, वो यकीनी तौर पे माहौल का असर लेगा और हम उसकी शख्सियत खुद बना रहे होते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले खुद को चेंज करें। जिस तरह से आप चाहते हैं कि बच्चा आपसे गुफ्तगू करे, दूसरों से गुफ्तगू करे, वही तरीका आप उसके सामने रखें। क्या कभी आपने गौर किया है कि कोई बच्चा जो बहरा हो, खुदा ना खास्ता पैदाइशी तौर पे बहरा हो, तो वो गूंगा भी होगा? क्यों? क्योंकि जब उसने अल्फाज सुने ही नहीं तो उसको कोई जबान बोलना कैसे आएगी? बचपन से जो वो जबान सुनेगा वही जबान बोलेगा। फिर जिस तरह के एटिकेट्स वो देखेगा, जिस तरह का तहजीब वो देखेगा, सुनेगा, वही वो तहजीब इख्तियार करेगा।
तो लिहाजा इसमें बच्चे का तो कसूर नहीं है। इसी तरह से अगर वो स्कूल में जाता है, स्कूल का माहौल सही नहीं है, या दूसरे जो स्कूल के माहौल से मुराद ये है कि टीचर तो अच्छे तौर पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं उनकी ये आदत है, वो ब्रेक में है, टीचर के जाने के बाद खराब जबान इस्तेमाल करते हैं, तो वही उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे। अगर वो छालियाँ खाते हैं, कोई इस तरह की गलत चीजें खाते हैं, तो वही बच्चे के लिए भी नॉर्मल हो जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम उसके एनवायरनमेंट को चेंज करें। जो उसकी तफरीहात का तरीका है, टीवी पे जो वो चीज देखता है, जो कार्टून देखता है, जो ड्रामा देखता है, उस पर गौर करें कि उसमें कोई गैर इखलाकी चीज तो वो नहीं सीख रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उसकी शख्सियत के मुताबिक उसकी शख्सियत को चेंज कर लेगी, शख्सियत में कोई खराब चीज ऐड कर देगी। उसकी जो तफरीहात होनी चाहिए वो उसकी एज ग्रुप के मुताबिक होनी चाहिए, और जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो उसको हम इन्वायरमेंट और तफरी के मौके दें। तो सबसे पहले उसका जो माहौल हो गया उसका बहुत ज्यादा असर होता है। तो माहौल की वजह से बच्चे का मिसबिहेव करते हैं। इसी तरह से यह भी मुमकिन है कि जो फिजिकल उसकी कोई नीड पूरी ना हो रही हो। फिजिकल नीड से क्या मुराद है? फिजिकल नीड से मुराद यह है कि उसकी नींद पूरी ना हुई हो, किसी किस्म की बीमारी का शिकार हो जिसकी वजह से उसमें चिड़चिड़ापन आ जाए। बच्चे जब बीमार होते हैं तो बिला वजह जिद कर रहे होते हैं, या इसी तरीके से उसमें ग़िज़ाइयत की कमी हो, आयरन डेफिशिएंसी से उसके रवैयों में चेंज आ सकती है, दूसरे कोई मिनरल्स विटामिन की कमी की वजह से आ सकती है। तो लिहाजा ये भी हो सकता है कि फिजिकल नीड पूरी ना हो रही हो, वो माहौल के साथ एडजस्ट ना कर पा रहा हो, और जब वो माहौल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी कुछ सिम्टम्स जाहिर होंगी। मसलन ये होगा कि वो नाखून चबाना हो गया, सर खुजाना हो गया, या कोई भी और कोई सिम्टम हो गई। अच्छा, लिहाजा वो माहौल के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, लॉन्ग रन में भी उसके मुख्तलिफ असरात होंगे। तो लिहाजा ये गौर करना कि उसकी फिजिकल नीड क्या है, माहौल से एडजस्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, वो उस माहौल में कंफर्टेबल है, नहीं है, ये सब चीजें जानना भी जरूरी है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि वो अगर बोर हो रहा है तो बोरियत की वजह से भी वो मिसबिहेव करेगा। एक और चीज ये भी जो हम नहीं समझ पाते वो ये है कि हर एज ग्रुप के अलग अलग तकाजे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, उनके अंदर जब एनर्जी है तो वो उस एनर्जी को निकालने के लिए ज्यादा बोलेंगे भी और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा जो है वो 60 साल के शख्स के तरह से बिहेव करे, 30 साल के शख्स की तरह से बिहेव करे, बल्कि ये होगा कि वो जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है वो उसको बर्न करना चाहेगा। अगर उसको बर्न करने का कोई सही रास्ता नहीं मिलेगा तो वो गलत तरीके से बर्न करेगा, मसलन चीजों को तोड़ फोड़ के करेगा, शोर करके करेगा, उछल कूद के करेगा। तो लिहाजा आप उसको एक अच्छा या प्रॉपर वे प्रोवाइड कर दीजिए, उसको खेलने कूदने का मौके दे दीजिए, खेलने कूदने में कोई बुराई नहीं है। इसी तरह से जिन स्कूल्स में खेलों के मैदान नहीं होते, पीटी का पीरियड नहीं होता, उन जगहों पे, उन क्लासेस में मिसबिहेवियर के केसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसकी एनर्जी बर्न हो जाए तो फिर उसमें मिसबिहेव करने के लिए एनर्जी ही नहीं रहती। तो लिहाजा एनर्जी को बर्न करना बहुत जरूरी है, और एनर्जी बर्न होना उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। जिन मुल्कों में खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां के हॉस्पिटल्स वीरान हो जाते हैं। तो लिहाजा हमें उनको खेल कूद के मौके भी देने चाहिए, सेहतमंद तफरी भी देने चाहिए, और जो उनकी अंदर जो एक्सपेक्टेशन है, जो चीज वो चाहते हैं, जो उनका साइकोलॉजी है, हम उसको किसी पॉजिटिव साइड पे कर लें, उनके अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करें, उनके इंटरेस्ट को समझें और उनके अंदर अच्छा इंटरेस्ट डेवलप करें। वही इंटरेस्ट आगे चल के उनकी शख्सियत बनेगा। मसलन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को खेल कूद के लिए ईद के मौके पे गन ला के दे दिए, खिलौना पिस्तौल ला के दे दी, तो ये क्या कोई अच्छा काम कर रहे हैं? इससे आगे चल के उनके जहन में क्या किस किस्म के चीजें आएंगी? यही चीजें जो आज वो खिलौनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, कल उनके अंदर तजस्सुस होगा कि हम हकीकत में इस्तेमाल करें। इससे बेहतर नहीं है कि आप उनको जब कोई गिफ्ट दें तो पेन, पेंसिल, बुक्स, कोई कलर बुक दे दें, इससे उनमें पढ़ने लिखने का शौक पैदा होगा, या कोई और खिलौना दे दें जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना होता हो, वो कोई सेहतमंद तफरी कर सकें। तो लिहाजा ये जरूरी है कि हम उनके
इंटरेस्ट जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक डेवलप करें। इसी तरीके से ये हो कि हम उनकी साइकोलॉजी को समझें और ये भी समझें कि उनके पास क्या चीज अवेलेबल है। मसलन एक और मैं आपसे लतीफा शेयर करूं कि एक बच्चा था जो अपनी हर ड्राइंग की बुक में, हर पिक्चर में रेड कलर करता था। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, तो वो ये जानने की कोशिश करने लगे कि रेड कलर क्यों करता है, इसको किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं, किसी साइकाइटिस्ट को दिखाएं, कहीं इस बच्चे के जहन में तशद्दुद के ख्यालात तो नहीं है, यही बच्चा वायलेंट ख्यालात तो नहीं रखता। तो खैर काफी गौर व फिक्र करने के बाद जब लास्ट में उसको साइकाइटिस्ट के पास लेके गए, काफी ऑब्जर्व करने के बाद, तो साइकाइटिस्ट ने उससे अकेले में ये पूछा कि बच्चे बताओ तुम सिर्फ रेड कलर ही क्यों करते हो। तो उसने ये बताया कि मेरे पास कलर ही रेड बचा है, बाकी कलर खत्म हो गए हैं। तो यही बात पेरेंट्स भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन ये गौर नहीं करते थे कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमें ये खुद जानना चाहिए, बच्चे हमारे हैं, हम खुद गौर करें कि वो कोई बिहेव क्यों कर रहे हैं, और उससे कि सबसे बेहतर जो रीजन है वो हम खुद ही मालूम कर सकते हैं बानिस्बत इसके कि कोई दूसरा बाहर का पर्सन जो है वो मालूम करें। अच्छा, इसी तरीके से ये भी है कि अगर हम ये जाने कि बच्चा मिसबिहेव करता है, तो इसका सोल्यूशन जब हम नेट पे जाके सर्च करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं, तो बड़े जो फलसफी लोग बने हुए होते हैं वो कहते हैं बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, इस तरह से अच्छा बिहेवियर रखें, वो सही हो जाएगा। अच्छा बिहेव करने से कौन मना कर रहा है? प्यार करने से या उससे शफकत से पेश आने से किसने मना किया है? ये तो हमारे मजहब की भी तालीमात हैं, और वो तो कोई नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता जिसको एक बच्चे पे प्यार ना आए या बच्चा उसको अच्छा ना लगता हो। लेकिन उस वक्त प्यार ना करें जिस वक्त वो मिसबिहेव कर रहा है, उस वक्त उसको बात पे मुस्कुराए ना, खुशी का इजहार ना करें, ये उसको एप्रिसिएशन देने के बराबर होगा। वो उसको एप्रिशिएट करेगा और वही आदत उसमें पक्की होती चली जाएगी, वो इस बात का आदी हो जाएगा, उसके नजदीक ये नॉर्मल होगा और उसमें फिर वो आगे की जानिब बढ़ता चला जाएगा। तो लिहाजा उस वक्त हमको बच्चे की बात पे मुस्कुराना नहीं चाहिए या उस पर खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, तो उसके ऊपर हमें अपनी नापसंदीदी का इजहार करना चाहिए, डिसलाइकिंग का इजहार करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम डिसलाइकिंग का इजहार जो है वो मारपीट के ही करें, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, हम अपने आई कांटेक्ट से भी कर सकते हैं, हम अपने पोस्चर जेस्चर से भी कर सकते हैं, किसी भी ऐसी बात से जिससे वो काम करने से रुक जाए। क्योंकि अगर पहले मरहले में उसको नहीं रोका गया तो वही आदत उसमें पक्की होकर उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी। इसी से रिलेटेड मैं आपसे अशफाक अहमद का एक वाकया शेयर करूंगा। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि वो बाहर किसी खातून की दावत पे गए, बाहर से मुराद लंदन में जो है वो किसी खातून ने उनको इनवाइट किया अपने घर पे खाने पे। तो खाना खाते हुए उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे। वो बच्चे जो है वो कुछ शरारती थे और वो जो है उनके जो फिजिकल जो अपीयरेंस थी या एशियाई मुल्कों के लोग थे उनसे कुछ थोड़ा सा उनका बायसनेस जाहिर हो रही थी, या वो उनके लिए एक मजाक का सबब बन रहे थे। तो लिहाजा यानी कि उन्होंने जो है वो अशफाक अहमद की मजाक उड़ाना शुरू कर दी इस तरह से कि जैसे उनको डिग्रेड कर सके। तो उन्हें जो है वो बुरा लगा, उन्होंने कुछ डांटने की कोशिश की, लेकिन बच्चे जो है वो खामोश नहीं हुए और उनकी वालदा ने भी मना किया कि ये किसी भी तौर पे मुनासिब नहीं है कि बच्चे को डांटा जाए या उसके साथ कोई ख़राब रवैया किया जाए, किसी भी किस्म से नाराज़गी का इजहार किया जाए, या आप लोगों के मुल्कों में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। तो अशफाक अहमद खामोश हो गए और उनकी जो बदतमीजी थी वो उसको बर्दाश्त करते रहे। कुछ देर के बाद जब फ़ोन आया और वो खातून उठ के फ़ोन सुनने के लिए गई, तो उन बच्चों की बदतमीजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि शुरू में उनको नहीं टोका गया था, लिहाजा बदतमीजी इस हद तक बढ़ गई कि वो जो खाना खा रहे थे उसमें से उन्होंने कोई हड्डी या कोई चीज़ निकाल के वो अशफाक अहमद के सर पे दे मारी। अच्छा, उसके बाद उनका जो गुस्सा था वो कंट्रोल से बाहर हो गया, और जब इंसान गुस्से में होता है या खुशी में होता है तो बाज़ औक़ात वो अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने लग जाता है। तो लिहाजा उन्होंने पंजाबी में उनको कुछ बुरा भला कहने की कोशिश की और गुस्से का इजहार किया। इससे
जाहिर बात है उनको वो समझ तो नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये जरूर समझ आया कि इसने नाराजगी का इजहार किया है या इसने गुस्से का इजहार किया है। और अब अगर हम शरारत करेंगे तो मजीद रिएक्शन शो करेगा, तो लिहाजा वो बिल्कुल ही यानी कि सही होके बैठ गए और मुहज़्ज़ब तरीके से बैठ गए, बिल्कुल ही उनकी आवाज़ नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको ये एक सिग्नल मिला कि ये आप गलत कर रहे हैं। जब वो खातून वापस आई तो उन्होंने कहा कि देखा, मैंने नहीं कहा था अगर प्यार से रवैया रखें तो बच्चे आखिरकार खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ठीक नहीं होते जब तक उनको हम अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर ना करें, ये नहीं बताएं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। बतौर पेरेंट्स, बतौर टीचर हमारा काम है कि हम उनको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए। लेकिन बताने का, समझाने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। वो उस तरीके में सबसे पहले खुद को रोल मॉडल के तौर पे पेश करना चाहिए, और उसके बाद हमें उनकी साइकी को समझ के उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप करना चाहिए। तरबियत करना ही वालिदैन और असातिज़ा का काम होता है। तरबियत के बगैर तालीम किसी काम की नहीं होती। बहुत शुक्रिया। अगर आप समझते हैं कि मेरी ये वीडियो पेरेंट्स या टीचर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो दूसरे लोगों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।